जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे आरआरबी ग्रुप डी के लिए। एनसीईआरटी सीरीज चल रही थी और ये हमारा तीसरा चैप्टर है जिसका ये दूसरा वीडियो है। हम लोगों ने पहले 20 प्रश्न कर लिए थे। अब कुछ और प्रश्न हैं जो इस चैप्टर से बनते हैं और ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले में जाकर देख लीजिए। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि परमाणुकता बताइए कि परमाणुकता कितनी होती है। जैसे हम लोगों ने पहले अधातुओं को लिया है। आर्गन है, आर्गन की परमाणुकता कितनी? एक होती है। हीलियम की एक, ऑक्सीजन की दो, हाइड्रोजन की दो, नाइट्रोजन की दो, क्लोरीन की दो। उसके बाद फास्फोरस की चार और सल्फर हमारा बहुपरमाणुक होता है। तो ये हो गई हमारी अधातुएं। अब उसके बाद हम लोग धातुओं की बात करते हैं। सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, इनकी परमाणुकता कितनी होती है? एक होती है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि यौगिक के अणु का निर्माण कैसे होता है। देखिए, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु को निर्मित करते हैं। ये हमारी डेफिनेशन हो गई। उसके बाद आयन किसे कहते हैं? देखिए, आवेशित कणों को आयन कहते हैं। या फिर इसकी एक और डेफिनेशन होती है कि आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश रहता है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा चौथा कि बहुपरमाणुक आयन किसे कहते हैं। आप लोगों को डेफिनेशन पता होनी चाहिए क्योंकि थ्योरी बेस में प्रश्न पूछ देता है। तो परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। तो उम्मीद है इसकी भी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब उसके बाद पांचवा पॉइंट है कि संयोजकता किसे कहते हैं। देखिए, किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद 6 नंबर पॉइंट है हमारा आणविक द्रव्यमान कैसे निकलते हैं। तो आणविक द्रव्यमान कैसे निकलते हैं? किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। इसे हम लोग यू से दिखाते हैं। तो ये हो गई आणविक द्रव्यमान की परिभाषा। उसके बाद पूछा जाता है कि जैसे H2O है। अब H2O का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? तो H2O का आणविक द्रव्यमान होता है 18U। आप इसको बिल्कुल रट लेना, रट्टा मार लेना और पक्का पूछा जाता है। उसके बाद ये हमारा HNO3 है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल। HNO3 का कितना होता है आणविक द्रव्यमान? ये होता है HNO3 का हमारा 63U। उसके बाद अगर पूछ दिया जाए कि NaCl, तो NaCl का कितना होता है? 58.5U। इसको भी याद कर लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि CaCl2 का कितना होता है, तो CaCl2 का होता है 111U और ये एग्जाम में पूछा भी गया है। उसके बाद HCl का, HCl कितना होता है? 36.5U। उसके बाद P4 का कितना होता है? 124U। तो ये आपको आने चाहिए। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है। देखिए, किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। तो ये होता है हमारा सूत्र इकाई द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान और सूत्र इकाई द्रव्यमान लगभग एक जैसा ही होता है। अब उसके बाद कुछ ये फार्मूले दिए हुए हैं। देखिए, ये आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि रासायनिक सूत्र क्या है। जैसे HCl को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोराइड। H2S को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड। CCl4 को क्या बोलते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड। MgCl2 को क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड। Al2O3 को क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। उसके बाद CaO को क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद जो अगला है हमारा NaNO3, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम नाइट्रेट। फिर CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4, अमोनियम सल्फेट। उसके बाद Na2O, इसको सोडियम ऑक्साइड। उसके बाद Al2Cl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। उसके बाद Na2SO4, NO2SO4 को क्या बोलते हैं? सोडियम सल्फाइड। उसके बाद MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद एक हमारा बचता है MgCl2, इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये इतने ही प्रश्न आपके बनते थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे और ये हमारा आज से तीसरा चैप्टर भी खत्म हो जाता है। फिर हम लोग चौथा चैप्टर अब स्टार्ट कर रहे होंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे।
वीडियो 10-10 मिनट का है लेकिन आपके लिए बहुत ही रामबाण होने वाला है। आज का वीडियो हमारा छोटा है क्योंकि इस चैप्टर में बस इतने ही प्रश्न बचे थे। इसके अलावा कोई भी प्रश्न नहीं था तो मैंने इतने ही प्रश्नों को शामिल कर दिया है। आगे के वीडियो में हम लोग जो अगला चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे होंगे और आगे जब बायोलॉजी और फिजिक्स की ओर बढ़ रहे होंगे तब आपके जो प्रश्न है वो ज़्यादा बनेंगे, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। आगे आने वाले समय में जो छोटा चैप्टर होगा मैं उसको एक ही पेज में या ये 2 डेढ़ पेज में जितना आएगा लेकिन एक ही वीडियो में इसको क्लियर कर दूँगा। तो उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।